जी, टॉपिक है आज का वन डायमेंशन हीट फ्लो। यूनिट हम लोगों का चल रहा है सेकंड, जिसके अंदर हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, जो कि छोटा सा पार्ट था 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद हम लोगों ने वन डायमेंशन वेव पर काम किया और उसके बाद हीट पर आ रहे हैं, वन डायमेंशन हीट। ठीक, इससे पहले यहाँ पर हम लोगों ने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी स्टार्ट किया था और हमने बता दिया था कि यही टॉपिक बार बार आपको यहाँ सभी जगह अप्लाई होना है। तो ज़रा ध्यान से आप लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को आप 100% कर लीजिए, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। हर एक क्वेश्चन में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई होगा। अभी तक हमने जितने भी 5 to 10 क्वेश्चन कराए हैं, सभी में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई हुआ है, राइट। चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोगों का है वन डायमेंशन हीट फ्लो। उससे पहले हल्का सा मैंने हिंट दे दिया था, मैं फिर से दे देता हूँ। वन डायमेंशन हीट फ्लो की किस टाइप की इक्वेशन होगी, इसको मैं पैरेलल लेके चल रहा हूँ वन डायमेंशन वेव के थ्रू। जो वन डायमेंशन वेव की इक्वेशन है उसको मैं लिख देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि वो क्या थी और यहाँ पर क्या है। कुछ इस टाइप से थी वन डायमेंशन वेव, और वन डायमेंशन हीट होती है इस टाइप से। याद करने का तरीका बहुत अच्छा है कि आप लोग बस इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर c² है, यहाँ पर भी c² है, डेल स्क्वायर u डेल x स्क्वायर है यहाँ पर भी, तो लगभग यहाँ पर भी वही है, राइट। पर यहाँ पर स्क्वायर में नहीं है और यहाँ पर भी यहाँ स्क्वायर में, इतना डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर u फंक्शन है डिपेंडेंट u, और यहाँ पर है y। दोनों का डिफरेंस मतलब क्या है, u को y कह सकता हूँ क्या मैं, या y को u कह सकता हूँ क्या मैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और u जो है वो आपको हीट फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कि कोई बॉडी है, रोड है आपके पास, उसमें हीट फ्लो हो रही है u, और अगर डिस्प्लेसमेंट है, कोई स्ट्रिंग है और वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर को, तो ये है y। दोनों में डिफरेंस है। हल्का सा आइडिया मैं फिर से आपको फिगर बना के बता देता हूँ। यहाँ पर 0 और a के बीच में आपने कोई स्ट्रिंग l ली थी और टाइटली यहाँ पे क्लोजली टाई कर दी थी। उसके बाद किसी पॉइंट को लिया था और ऊपर उठा के छोड़ दिया था, और ये इस टाइप से वाइब्रेशन करने लगी थी। ये डिस्प्लेसमेंट था y। इसी टाइप से वन डायमेंशन हीट में आप लोगों के पास एक रोड होती है, ये 2 डायमेंशन भी हो सकती है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बताएंगे। 2 डायमेंशन में रोड नहीं होती है, 2 डायमेंशन में एक प्लेट की तरह होती है ऐसे, जिसके अंदर x अक्ष भी होता है और y भी होता है। यहाँ पर हम लोग केवल x लेते हैं, y को इग्नोर मान के चलते हैं। है तो ये भी डिस्टेंस काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये y नहीं, हम हीट मान के चलते हैं कि हीट इसी साइड में, इसी डायरेक्शन में चल रही है, राइट। और ये होती है प्लेट टाइप से। प्लेट में x भी होता है और y भी होता है, दोनों डायरेक्शन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन हीट। जब हीट चलेगी दोनों डायरेक्शन में चलेगी, यहाँ पर केवल x अक्ष की डायरेक्शन में चलेगी। ये डिफरेंस है दोनों में, इस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, राइट। चलिए, अब आती है इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन। इस वाली इक्वेशन से आप लोग केवल और केवल u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और इस वाली से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर c1 c2 c3 और यहाँ पर c1 c2 c3 और c4, ये आर्बिट्री कांस्टेंट इनबिल्ट इसके अंदर आ जाएंगे। इनको रिमूव करने के लिए, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशंस होनी चाहिए, इनिशियल और बाउंड्री दोनों कंडीशंस। तो वो मैं यहाँ पर क्या थी, उन्हीं को लगभग पहले यहाँ शो करने की कोशिश करूँगा कि कैसे लर्न करें। तो सबसे पहले वन डायमेंशन वेव की जो बाउंड्री कंडीशन थी वो ये थी। आपके टिप्स पे हो जाने चाहिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम इससे पहले भी आप स्टडी कर चुके हैं। क्या बताया था हमने, जब स्ट्रिंग बंधी हुई है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पर और लास्ट पॉइंट पर, तो फर्स्ट पॉइंट u ये 0 है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। आपने इस स्ट्रिंग को कितना भी ऊपर नीचे हिलाइएगा, जहाँ पर टाइटली टाई हुई हैं वहाँ से ये ऊपर नीचे नहीं होंगी। इसलिए x = 0 पर y = 0 और x = l पर y = 0। मतलब पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ये था बाउंड्री कंडीशंस। इसी टाइप से उस साइड में बाउंड्री कंडीशंस होंगी, ये जरा समझ लीजिए। x = 0 मीन्स यहाँ पर स्टार्टिंग में टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, और x = l मीन्स यहाँ पर भी 0 गिवन है। ध्यान रखिए, अगर 0 गिवन है तभी हम 0 लगाएंगे, अगर वो 0 ना दे के कुछ और देगा तो फिर
कुछ और करना पड़ेगा जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं 0 लेके चल रहा हूँ, राइट। अगर 0 इधर है 0 इधर है तब हम लोग ये बाउंड्री कंडीशन लेते हैं। यहाँ पर तो फिक्स था कि वो दोनों टाइटली टाई किए हुए हैं तो वो तो मूव नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर हमारे हाथ में है। टेम्परेचर हम लोग यहाँ 30 डिग्री भी दे सकते हैं, यहाँ 50 डिग्री भी दे सकते हैं। ऐसा करेंगे तो फिर ये 0 नहीं होंगी, फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी 30 to 40 या कुछ और वैल्यू, वो जब हम आएंगी तब हम बात करते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन थी ये थी बाउंड्री, यहाँ पर जो होती थी नंबर 1 इसकी वेलोसिटी 0 होती थी और y की वैल्यू होती थी फंक्शन। इसी टाइप से यहाँ पर भी होती है u की वैल्यू फंक्शन fx। यानी कोई टेम्परेचर आप दे रहे हो वो 100 डिग्री 200 डिग्री या कैसा दे रहे हो, किस पॉइंट पर कितना जा रहा है, वो fx से डिनोट होता है, fx u इक्वल टू f ऑफ x। ध्यान रखिए u इन शॉर्ट u बोलेंगे, और जब उसको हम ये x है, अगर इस x के अकॉर्डिंग बात करें तो इसको बोल देंगे f ऑफ x शॉर्ट में। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 वैल्यू हुई, यहाँ पर 4 थी, राइट। अब इन्हीं को हमको यूज़ करना है आगे। इसको आप टिप्स पे रख लीजिए, ये आपकी हेल्प करेगा, राइट जी। तो ये आप लोगों को बाउंड्री कंडीशन और ये सब टिप्स पे होनी चाहिए। हम लोग आगे बढ़े थे और आगे बढ़ के हमने थोड़ा डेफिनेशन देने की कोशिश की थी कि ट्रांजिएंट सॉल्यूशन और स्टेडी स्टेट कंडीशंस क्या थी, क्या था हम लोगों का। A condition is known as steady state if the dependent variable are independent of time t। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को समझ लीजिए, डेफिनेशन को समझ लीजिए। स्टेडी स्टेट कब होगी? A condition is known as steady state if the dependent variable are independent of time t। आप देख रहे होंगे u जो है वो t का फंक्शन है, टाइम के अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन भी आएगी जब टेम्परेचर मूव करना बंद कर देगा। टाइम 10 मिनट की जगह 11 मिनट भी ले लोगे तो भी डिफरेंस नहीं होगा, 15 मिनट्स ले लीजिए 20 मिनट्स ले लीजिए, कोई वेरी नहीं करेगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। चलिए अब मैं आगे आता हूँ, इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सॉल्व करना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बहुत बार कर चुके हैं। मैं वही कर रहा हूँ और शॉर्ट में कर देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, वैसे फिर से समझा देता हूँ बस आंसर मेनली। ये था हमारे पास इक्वेशन, हमने u इक्वल टू एक्स टी लिया क्योंकि t ये है x ये है। इसको सॉल्व करते हुए k तक पहुँचे। k की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या 0 होगी, 3 में से कोई एक होगी, राइट। अब इन तीनों को वैल्यू रखने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आंसर आ गए थे। इन 3 में से हमने इसको प्रीफर किया था इससे पहले लेक्चर में। मैं फिर से बता दूं ऐसा क्यों किया था हमने। नंबर 1, ये पोर्शन के अकॉर्डिंग अगर t की वैल्यू आप इन्फिनिटी की तरफ टेंस्ट करते हो तो u भी इन्फिनिटी की तरफ टेंस्ट करेगा, जो कि गलत है। टाइम बढ़ता ही चला जाएगा तो u भी इंक्रीज होता चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर के अकॉर्डिंग, जो कि गलत है। सेकंड तो राइट है ही, थर्ड में आइए। थर्ड में t की वैल्यू ही नहीं है, t है ही नहीं, यानी टेम्परेचर पर u पर t का कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि t से कोई इफेक्ट ही ना पड़ता हो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक, ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि t की वैल्यू जैसे जैसे इन्फिनिटी की साइड जाएगी u इन्फिनिटी की साइड जाएगा। आप यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी जाएगा ये, जो कि बिल्कुल ही गलत है। लास्ट में एक ही पोर्शन बचता है, वो ये आप यहाँ वैल्यू रख भी दीजिए तो भी आप लोगों का सही राइट वैल्यू देगा। 3 में ऑब्वियसली एक आंसर वैसे भी आने ही वाला था। इन तीनों का रीजन हम लोगों ने लिख दिया है कि जैसे जैसे t इन्फिनिटी की साइड जाएगा u भी इन्फिनिटी की साइड जाएगा, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। 7th भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसके अंदर टाइम नहीं है। चलिए अब हम आगे आए थे और हमने कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश की थी, जैसे कि ये पहला, बाउंड्री कंडीशंस में अगर 0 है, फाइंड द टेम्परेचर इन ए बार ऑफ लेंथ 2 हुज एंड्स आर केप्ट एट 0 एंड लेटरल सरफेस इंसुलेटेड इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज दिस। क्या मीनिंग है, क्या सेंस है इसका, जरा समझिए। 1 डायमेंशन वेव की कुछ इस टाइप से थी, इसको हम फोकस नहीं कर रहे हैं, लिख दिया था बस, नोट्स में आपके काम आ जाएगा कि कभी ऐसा हो तो हमने ऐसा किया था। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, पूरी हीट आप लोगों को समझ में आ जाएगी। नंबर 1, फाइंड द टेम्परेचर इन बार। एक बार है इस टाइप से, जो मैंने आपको बताया बार है यहाँ पर। फाइंड द टेम्परेचर इन ए बार ऑफ लेंथ 2, इसकी लेंथ है 2, जो मैं L मान रहा था अब तक वो है 2। हुज एंड्स आर केप्ट एट 0, जिसका जो एंड है वो 0 डिग्री है, ठीक है। एंड लेटरल सरफेस इंसुलेटेड है, ये लेटरल सरफेस जो है इसका वो इंसुलेटेड है। इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज दिस, अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर u है, इनिशियल टेम्परेचर t इक्वल टू 0 पर,
टी इक्वल टू 0 पर यू पर जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं इनिशियल टेम्परेचर। जैसे मैं कहूँ, जैसे मिट गया कोई बात नहीं, फिर बना देते। जैसे मैं कहूँ यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, अब मैं यहाँ पर 100 डिग्री दे दूँ तो वो 100 डिग्री धीरे 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 ऐसे करके मूव करेगा, लेकिन उसने 100 वर्ड बोला ही नहीं है। उसने कहा है कि जो मैं स्टार्टिंग में टेम्परेचर दूंगा वो ये है, साइन पाई एक्स बाई 2 प्लस 3 साइन पाई पाई एक्स बाई 2, राइट राइट। चलिए, तो ये उसने अप्लाई किया है, बस इस सेंस को समझ लीजिए। बाउंड्री कंडीशन समझ लीजिए, 3 बाउंड्री कंडीशन हो गई हैं, तो 2 बाउंड्री कंडीशन हो गई है, 1 इनिशियल हो गई है। बाउंड्री कंडीशन कौन सी है? जो बाउंड्री पे लगती हैं, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर। और इनिशियल बोलते हैं जब टी इक्वल टू 0 होता है, तो टी इक्वल टू 0 यहाँ पर, टी इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन दिया हुआ है जो मैं इसको फंक्शन बोल रहा था एफ एक्स। पर 3 चीजें गिवन है, अब मैं तीनों का अप्लाई कर देता हूँ। आप देखोगे सबसे पहले तो मैं लिखूंगा वही, राइट द इक्वेशन ऑफ हीट इज दिस, ठीक है जी, लिख लेते हैं। लेट यू बी द टेम्परेचर इन बार, द बाउंड्री कंडीशंस, 2 बाउंड्री कंडीशन और 1 इनिशियल कंडीशन। आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए या जब आप स्टार्ट करोगे बीच में आके तब आप लिख दीजिए। यूज यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 पर 0 और एक्स इक्वल टू 2 पर 0, ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है, राइट है जी। इसी बार इनिशियल कंडीशन आती है, इनिशियल कंडीशन ये गिवन है। तीन आपके पास कंडीशंस हैं, बाउंड्री 2 हैं, इनिशियल 1 है। इनको केवल अप्लाई करने के काम आती है। ये अप्लाई करती हैं जब C1 C2 आप लोगों को फाइंड करना होता है, राइट, अदरवाइज इनका कोई यूज नहीं है। चलिए, तो ये चीज को हम लोग होल्ड पे रखेंगे कुछ टाइम के लिए, इसको रखेंगे होल्ड पर, इनका यूज अभी नहीं है। अभी तो हम मान के चलेंगे कि लेट द इक्वेशन इज दिस जी। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से, यानी कि इसको मानूंगा मैं टी, एक्स और टी, सॉल्व करता करता वहीं तक पहुंच जाऊंगा जहां पर मेन इसका आंसर है। इसको सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, इससे पहले भी मैं करा चुका हूं। जैसे ये था, अभी किया था 29, यहाँ पर ये आया था आंसर, यही आंसर आएगा। इतना सब काम जो किया है मैंने फिर से आपको करना है, मैं करा देता हूं वैसे, ठीक है। ये चीज जी शॉर्ट में, इतना टाइम नहीं दे रहा हूं मैं, ये सब वही मानेंगे, -p² वगैरह वगैरह। आपको केवल -p² लेना है, लास्ट में आंसर आ गया। ये ध्यान से देखिए, यही काम मैंने इससे पहले किया था, 10 मिनट पहले, दिखा दूं आपको यहाँ पर जी। ये आंसर, यही आंसर है वहां पर, ठीक है, ये रहा जी, ये आंसर है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है इस आंसर में? ये आंसर है, प्रॉब्लम है C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू और C3 की वैल्यू फाइंड करनी है, बस यही करना है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर से ध्यान से देख रहे हैं तो पूरे ही मेथड में यही हो रहा है। क्या? नंबर 1, आप लोगों को मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशंस हैं, वो अप्लाई कर देनी है। और लास्ट में अप्लाई करते करते लास्ट में कंपेयर वाला काम कहानी आएगी, तो कंपेयर कर देंगे। और कंपेयर में मैंने आपको बताया था, 3 चीजें बताई थी कंपेयर करते वक्त, या तो डायरेक्ट कंपेयर, नंबर 2 समेशन bn के बाद कंपेयर, या फिर 4 ईयर अपना काम करता है अगर कुछ नहीं होता है तो। पूरी अगर इन शॉर्ट में वर्किंग रूल लिखूं तो ये वर्किंग रूल है। सबसे पहले मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, उसके बाद आप लोग बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन, और फिर बाद में कंपेयर कर देते हैं। ये 3 चीजें हैं, और लास्ट वाले के अंदर फिर 3 हैं, ठीक है। ये इन शॉर्ट में है। चलिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, C1 और C2 और C3 फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो C1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है 3, 2 बाउंड्री 1 इनिशियल, दोनों को लगा देता हूँ। पहले लगाते हैं सबसे पहली वाली वैल्यू कि x इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0, ये थी ना इससे पहले, बताएं इससे पहले कहाँ थी, ये गिवन है, ये रहा। x इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पर भी 0, ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करें, ये रख दी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। जैसे आपने अप्लाई किया, ये आ गया और ये आ गया। ध्यान से देखो, इसके बाद ये लाइन कैसे आई, कैसे? नंबर 1, जैसे आप x इक्वल टू 0 रखोगे, x इक्वल टू 0, ये क्यों x इक्वल टू 0 ही क्यों लिखा है? क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन है, स्टार्टिंग में ही हम बात कर चुके हैं। तो यहां पर आ गया C1, ये पोर्शन यहां, C2, ये पोर्शन 0 हो गया क्योंकि x की वैल्यू, फिर से समझो, इसे हटाओ, हम लोग रख रहे हैं x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 रखने पे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 पर
कोस 0 हो जाएगा 1 और साइन 0 हो जाएगा 0। तो C2 वाला पोर्शन है ही नहीं यहाँ पर। C1 है, C1 यहाँ रख दिया, C3 यहाँ रख दिया है और e की पावर समथिंग ये रहा। कुल मिला के इस पोर्शन को यहाँ पर रखा है, जो 0 होने वाला है उसको रख दिया मैंने। अब कहानी स्टार्ट होती है, क्या C1 0 होगा? भाई 0 वाली जो स्टोरी है वो क्यों स्टार्ट हुई? एक्चुअली ये टर्म इस साइड में 0 के इक्विवेलेंट है, राइट? सॉरी, C1 की वैल्यू 0 होगी या C3 की 0 होगी या इस पोर्शन की 0 होगी। अब तीन में से किसको हमें 0 करना है जरा देख लीजिए। नंबर 1, अगर मैं C3 को 0 करता हूं तो मुझे C3 मीन्स ये भी 0 करना पड़ेगा, हो जाएगा वो अपने आप C3 0। ये 0 हुआ तो T भी 0 हो जाएगा, और अगर T 0 हुआ तो U जो है वो X और T के मल्टीप्लाई से बना है, तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। यानी C3 को तो मैं 0 नहीं करूंगा, इस पोर्शन को भी 0 नहीं करूंगा, ये भी यहीं पे आ रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बचता है C1, तो C1 को ही 0 करना पड़ेगा। ये मेथड हर बार ये चीज सोचनी पड़ती है, लेकिन हर क्वेश्चन में थोड़ा अलग हो जाता है। बस ध्यान रखना है कि कब किसको 0 करें। तो C1 हो गया 0। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, C1 की वैल्यू 0, तो ये तो खत्म हो गया। C2 और C3 बच जाएंगे, तो लास्ट में फाइनल आंसर बना ये। अभी भी C2 और C3 डिपेंड करते हैं। अभी मैं इसको चाहूँ तो Bn मान लूँ, राइट? Bn मान सकते हैं आप लोग दोनों को मिक्स करने के बाद, लेकिन अगर डायरेक्ट कंपेयर करने से आंसर आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या है, ठीक है। लेकिन अभी तो एक ही बाउंड्री कंडीशन लगी, एक और बची है, कौन सी वाली? x = 2 पर u = 0 एट दिस 2 मीन्स L, ये L है, जैसे स्ट्रिंग थी L ऐसे। चलिए अब स्टार्ट करें। हमने सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगा दी जो कि ये है। जैसे ही मैंने 0 किया यहाँ पर तो C2 और C3 तो ये रहे, ठीक है। साइन P 2 हो जाएगा, साइन 2P, और ये वाला पोर्शन ये रहा, सेम टू सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वहीं से कहानी स्टार्ट होती है, क्या C2 को 0 करोगे या C3 को 0 करोगे या इसको करोगे या इसको करोगे, राइट? अब 1 बाय 1 सोच लीजिए, क्या मैं C2 को 0 कर सकता हूं? C2 को 0 करूंगा तो यहां आ जाएगा C2 0। C1 पहले से हो चुका है, C1 तो पहले ही खत्म हो गया। अब अकेला जो X है वो केवल और केवल C2 पर ही तो डिपेंड कर रहा है, तो C2 को तो मैं नहीं करूंगा। अब C3 है, C3 को मैं करूंगा तो ये पहले ही मना कर चुका है C3, ये भी खत्म, साइन 2P ही बचेगा। साइन 2P को आपको याद होगा ना, यही बार सेकंड नंबर पे इसी का चांस आता है और हर बार आंसर आता है, अगर याद हो, P = n पाई L, और L की वैल्यू 2 है, तो आंसर आ गया ये n पाई 2, राइट है। चलिए अब इक्वेशन नंबर 5 से हमारी वैल्यू भी आ चुकी P की, तो लास्ट में फाइनल आंसर बन गया ये, ठीक। इसको हमने Bn मान लिया, फिर बाद में अगली लाइन में मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में समेशन ले लीजिए, ये आ गया मोस्ट जनरल समेशन। अब आप देखोगे ये ही यहां तक हर एक क्वेश्चन में आंसर आएगा, हर एक सभी में। अगर L की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 का 4 हो जाएगी, L है तो L² हो जाएगा, वगैरह वगैरह। यही आंसर है, बस इतना पोर्शन एक्स्ट्रा है, हर क्वेश्चन में लगभग यही एक्स्ट्रा है, अदरवाइज ये सब कॉमन है, सब कॉमन। तो इससे अच्छी बात और क्या रहेगी। अब हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन और बचती है, और बची हुई है, और हमको Bn चाहिए किसी भी तरह से। जरा समझिए इसको, चीज को रट के नहीं चलिए। हम कहाँ तक पहुंच गए और हमको चाहिए क्या था? हम यहाँ पे थे, ये आंसर था। हमको किसी भी तरह से C1, C2 और C3 चाहिए थे। हमको चाहिए क्या था? हमको आंसर चाहिए था। आंसर के साथ साथ में जब आंसर निकाला तो ये और आ गया, छोटे छोटे C1, C2, C3। अब ये आ गए तो अब इनको हटाना पड़ेगा या इनकी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ये सब काम जो हो रहा है, ये सब ना इस आंसर को एक्यूरेट बनाने के लिए ही हो रहा है, नहीं तो यही आंसर था। अब C1, C2, C3 को रिमूव करते करते C1 तो चलो चला गया, ठीक है, P भी चला गया, लेकिन अभी भी C2 और C3 रह गए, जिसको मैंने Bn कह रखा है। नाम ही Bn है, इसके अंदर C2, C3 यानी वो टर्म है, तो इनडायरेक्टली अभी भी मुझे ये तो चाहिए। आंसर तो है ये, लेकिन इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर थोड़ा ना हो गया। इसके अंदर भी आर्बिट्री कांस्टेंट थे, इसके अंदर भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो किसी भी तरह से मुझे Bn रिमूव करना है। अब Bn रिमूव करने के लिए आप या तो डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए इसको इससे, और जो आंसर गिवन है, अगर नहीं होता है तो समेशन लेके कर दीजिए, समेशन पहले से ले रखा है हमने, नहीं तो फिर फोरियर, ठीक है। तो मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ पहले वाले से, जरा देखें इससे पहले आंसर में क्या गिवन है, जरा देखें कहाँ है, ये गिवन है,
ये पोर्शन गिवन है, ध्यान रखिए ये पोर्शन गिवन है x इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पर, और हमारा आंसर जो है वो टी इक्वल टू 0 पर नहीं है, ये जनरल आंसर है। तो पहले मैं अपने आंसर को इसके पैरेलल खड़ा करता हूँ, फिर आपस में फाइट कराते हैं। भाई दोनों बराबर है ना, 50 kg में फाइट होगी, 60 kg की फाइट होगी, या अंडर 19 है तो अंडर 19 की फाइट होगी अगर मैच चल रहा है क्रिकेट का। तो इसी टाइप से ये हमारा क्या था, x और t पर खड़ा है दोनों पैरों पर, वो बेचारा केवल x पे खड़ा है, t तो 0 है उसका। वहां पर जो आंसर ये गिवन है ये तो x की वैल्यू पर ही है, t तो 0 है। इसके दो लेग थे, एक x और एक t को 0 कर रखा है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास दोनों हैं x और t। तो ये x और t का है, वो x और 0 का है, दोनों आपस में फाइट नहीं हो सकती, दोनों को ना ऐसे खाली हाथ करो। तो मैं क्या करता हूँ, अपने वाले को t इक्वल टू 0 कर देता हूँ, उसके पैर हाथ पैर तो मैं लगा नहीं सकता, अपने वाले को तो कर सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ t इक्वल टू 0 रख देता हूँ यहाँ पर, तभी आपस में पैरेलल इक्वल करेंगे। तो जैसे ही मैंने t इक्वल टू 0 रखा यहाँ पर, तो ये आ गया, ये हम लोगों का आंसर है, ये इन्होंने गिवन किया था आंसर। अब ये दोनों को कंपेयर कर दीजिए, अगर यहाँ कंपेयर होके बाद बन जाए तो यही आंसर है। मैंने यही तो बताया था आपको, समझिए, रट के मत चलिए, समझ के चलिए। अगर कंपेयर करके बात बन जाए तो यही आंसर है, नहीं तो फिर फोरियर बैठा है हमारे पास, निकाल के लगा देंगे, अच्छे ठीक हो जाते हैं उससे। ठीक है, इसको रहने दो, बेकार को जल्दी मत करो। फोरियर भाई तो इधर चला गया जी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कंपेयर कराएंगे। पहले इसको समेशन को एक्सपेंड कर दो, क्योंकि यहाँ समेशन नहीं है, तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, b1 sin 1 pi x/2 प्लस b2 sin ... ठीक है, ... अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये तो सिंपल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, अब ये इसके इक्वल है, तो पहली टर्म को जरा देखो, sin pi x/2, ये रहा पहली टर्म से इक्वल है, यानी b1 की वैल्यू हो गई 1। sin 2 पाई, क्या इसके अंदर sin 2 पाई है कहीं, नहीं है, तो b2 हो गया 0। क्या 3 वाली टर्म इसके अंदर है, नहीं है, छोड़ो। 4th वाली टर्म है sin 4, नहीं है, 5 वाली है, तो ये 3 जो है ये 5th टर्म है, b5 की वैल्यू 3 है, समझ रहे हो, ये b5 की है, वो मैंने लिख दिया शॉर्ट में, b1 1 है, b5 3 है, बाकी रिमेनिंग सब 0 है। अब ये वैल्यू उठा के अपने ओरिजिनल आंसर में रख दीजिए, बस 6 के अकॉर्डिंग, यही आपका फाइनल आंसर है। कहीं किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए जी। b5 पर फिर से बता देते हैं हम लोग, b5 जरा इसको देखिए, जो हम लोग ये आंसर था गिवन, ये आंसर था गिवन, और हम लोग का आंसर आया है ये ... तक, अगला आगे तक, इनफाइनाइट तक, आगे तक। जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैं कंपेयर देखो, sin पाई x, इस वाले को देखिए, sin पाई x, यहाँ पर sin पाई x को देखिए, और sin पाई x/2 सेम है दोनों, ये पोर्शन के इक्वल है, यानी इसका जो कोफिशिएंट होगा 1 वो b1 के इक्वल है, तो b1 ये इसके इक्वल हो गया, यानी ये तो हो गया आंसर सही। अब अगली टर्म आई है b2 की, इसके अंदर b2 है, यहाँ पर sin 2 पाई/2, ये इसको ध्यान से देखो, 2 पाई/2 है ये, जब यहाँ b2 होता है तो अंदर 2 आता है, यहाँ 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, तो sin 2 पाई, sin 2 पाई यहाँ है ही नहीं, कहाँ है, नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब b2 हो गया 0, b2 हो गया 0, b3 भी 0 हो गया, 4 भी 0 हो गया, 5 अगली टर्म में आगे जाके, कहीं आगे जाके लास्ट में जाओगे आगे तक ... अगली टर्म आएगी कहीं जाके b5 sin 5 पाई x/2 प्लस अगली टर्म भी आएगी 6 भी आएगी sin 6 पाई x/2। अब जरा इसको ध्यान से देखो, जरा इस वाली टर्म को देखो और इस टर्म को देखो, ये दोनों सेम है, तो 3 जो हो गया अभी b5 के इक्वल हो गया, 3 b5 के इक्वल हो गया, क्योंकि sin 5 पाई x/2 है। अब अगली टर्म जो 6 टर्म है, sin 6 वाली टर्म, वो इसके अंदर है ही नहीं, तो b6 जो हो गया 0 हो गया, बाकी रिमेनिंग सब 0 हो गए, केवल b1 और b5 ही 3 बचा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताएं जी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ए रोड ऑफ लेंथ L विद इंसुलेटेड साइड इज इनिशियली एट ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर U0। जैसे कि इससे पहले एग्जाम्पल में U की वैल्यू गिवन दी थी, इस बार U की वैल्यू U0 है, यानी गोलमाल है, बस पता नहीं कितना है आंसर, U0 मान लिया उसने, चलो हम भी U0 मान लेंगे। इट्स एंड्स आर सडनली कूल्ड एट 0 डिग्री, जो बार है ऐसे, ये रोड है, उस बार का स्टार्टिंग का 0 डिग्री है और यहाँ पर भी 0 डिग्री है, जो जनरली मैंने आपको बताया था होगा। अगर चेंज होता है तो भी वो बोलेगा, जब चेंज होगा तब क्या करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कल बात करेंगे।
ठीक है, आर केप्ट एट दैट टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर फंक्शन, यू बताना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यस हम लोग मान लेंगे कि टेम्परेचर फंक्शन हमारा यू है और वो इक्वेशंस ये है। इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन जो होती है वो माइंड में रखिए, चाहे यहाँ लिख दीजिए क्या क्या थी, मैं चाहूँ तो यहाँ लिख दूँ, ठीक है। क्या थी सबसे पहले, u की वैल्यू 0 एट x इक्वल टू 0, u की वैल्यू 0 एट x इक्वल टू l, क्योंकि यहाँ दिया है l डिस्टेंस है, ठीक है। और लास्ट में u इक्वल टू u नोट एट t इक्वल टू 0। इन तीनों का आप स्टार्टिंग में मेंशन कर दीजिए या बीच में जब हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तब हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का काम वही पुराना, सब कुछ वही पुराना है, तो मैं इस पर टाइम नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो फिर ये पूरा पेज भरेगा यहाँ तक। लेकिन आपको क्योंकि एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा तो आपको तो पूरा करना है, ठीक है। मैं यहाँ कर चुका हूँ 2-3 क्वेश्चन, तो इसलिए मैं ये कह के चल रहा हूँ कि इसका आंसर ये है, डायरेक्ट वही आंसर आता है जो पहले आता है, ये रहा आंसर, ठीक है। मैं दिखाऊँ जरा, इससे पहले भी ये रहा आंसर, वही आंसर है। अगर मैं और पीछे जाऊँ तो इससे पीछे भी ये रहा, ये आंसर, बार बार वही आंसर आता है क्योंकि इक्वेशन तो फिक्स है ना, आंसर भी फिक्स है। तो जब इसको चाहो, कुछ लोग स्टूडेंट याद कर लेते हैं, लेकिन कहाँ तक रटोगे, वेव की इक्वेशन भी रटनी पड़ेगी, उसकी भी रटनी पड़ेगी, हीट की भी और लाप्लास की भी, कहाँ तक रटोगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का मेथड हम बार बार बता चुके हैं, इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से करेंगे, ठीक है। चलिए तो सपोज ये आ गया आंसर, आगे की स्टोरी भी लगभग वही है जो पहले हुई है, जो ये हुई है ना, यहाँ पर C1 0 आएगा, देखो अभी भी C1 0 ही आएगा। जैसे आप पहली बाउंड्री कंडीशन लगाओगे, अप्लाई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, क्या बाउंड्री कंडीशन है, u इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 रख देता हूँ मैं यहाँ, तो cos 0 1 sin 0 0 रख दिया मैंने, यहाँ पर रखा, वही आ गया यहाँ पर C1 0। ये इनिशियल बाउंड्री कंडीशन में पहले ही बता चुका हूँ कि ये है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी कहाँ गया हम लोगों का, यहाँ C1 0 ही आया था। आप देखो पूरे क्वेश्चंस में लगभग वही रिपीटेशन हो रही है, तो प्लस पॉइंट इस यूनिट का ये है, एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लो, उसी की रिपीटेशन बार बार प्रैक्टिस करो और फिर वही आगे जाके कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। चलिए C1 0 आ गया। अब C1 के बाद वहाँ क्या आया था, C1 के बाद हम लोगों का यहाँ पर आया था P की वैल्यू, तो फिर से P की वैल्यू आएगी, लेकिन इस बार n पाई बाई l आएगा आंसर, ठीक। चलिए जैसे मैंने सेकंड कंडीशन लगाई तो P की वैल्यू आ गई n पाई बाई l। कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि यही काम बार बार हो रहा है, थक चुके हैं हम भी और आप लोग भी। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो फिर बेटा प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस करिए जितना कर सकते हैं, आगे बढ़े। अब लास्ट, अब हमने ये वैल्यू भी उठा के रख दी क्वेश्चन 3 में, तो फाइनल आंसर बन गया ये, और उसको समेशन में ले लीजिए, समेशन में लेने के बाद आंसर आ गया ये। अब यहाँ तक केवल और केवल ये पोर्शन बचा है, बाकी ये सब आंसर रिपीटेड है। पीछे चले जाओगे ना, ये सब आंसर रिपीटेड है, बस यहाँ तक देखो सब कुछ सेम है लगभग, पर ये पोर्शन लास्ट वाला पोर्शन ही चेंज है। ये पोर्शन इसको छोड़ के कॉपी पेस्ट हो रहा है, और तब भी ना हो तो बेकार है, बस ये पोर्शन छूटा है, बस केवल और केवल, बाकी सब कॉपी पेस्ट। ये लगभग 2 पेज का मैंने एक पेज में करने की कोशिश की है, जो स्टूडेंट को थोड़ा लेफ्ट राइट देखने में परेशानी ना हो, नहीं तो ये अगले पेज में जाएगा तो 2 या 3 पेज में चला जाएगा। थोड़ा शॉर्टकट लगाया है तो 3 पेज का टोटल मटेरियल है, तो 3 पेज में से 2 पेज कॉपी पेस्ट हैं। अब आगे की स्टोरी समझिए क्या हुआ है या क्या हमको करना है, क्योंकि हमें याद तो रहता नहीं कि कब मुझे समेशन लेना है, कब मुझे फोरियर लेना है। ये चीज़ रट के मत चलिए कि फोरियर ही लेना है, तो हल्का सा समझिए हम लोग क्या कर रहे थे, क्या कहाँ तक पहुँचे। हमें किसी भी तरह से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया था, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ गई थी, लेकिन ये bn प्रेजेंट था, मुझे bn को रिमूव करना था। तो मैंने क्या कहा, विदाउट समेशन, बिना समेशन के ही इसमें t इक्वल टू 0 रख के इसको कंपेयर कर दो। कंपेयर करके कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो फिर 3 मेथड बताए थे। नंबर 1 डायरेक्ट कंपेयर, ये मेथड नहीं है, प्रैक्टिस से आ गई है, आप लोगों को प्रैक्टिस से आ जाएगा। समेशन bn के बाद कंपेयर, और लास्ट में फोरियर, नहीं तो फोरियर तो हमेशा काम कर ही देगा यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, समेशन भी लगा दिया। अब समेशन लगाने के बाद ये मेन आंसर है। अब
हमें ये क्या वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू 0, u नोट u की वैल्यू 0 नहीं है, t इक्वल टू 0 पर u की वैल्यू गिवन है u नोट। अब हमारे पास तो x और t दोनों हैं और ये बेचारा t से तो है ही नहीं इसके पास, तो हम अपने आंसर में भी t इक्वल टू 0 रखते हैं, जिससे कि दोनों में आपस में आमने सामने की लड़ाई हो सके, फाइट हो सके। यहाँ पर x और t दोनों है, यहाँ t इक्वल टू 0 है, तो मैं t इक्वल टू 0 रख देता हूँ अपने वाले आंसर में। ठीक है जी, जैसे ही मैंने t इक्वल टू 0 रखा तो ये आ गया आंसर। जरा ध्यान से देखो, t इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, e की पावर 0 यानी 1, ये हो गया 1, साइन दिस ये रहा, bn ये रहा, समेशन ये रहा, लेफ्ट साइड का जो पोर्शन था वो u नोट हो गया। अभी मैं फोरियर के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, फोरियर की एंट्री नहीं करा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ समेशन लेने के बाद ही कंपेयर करके आंसर आ जाए। तो ये पोर्शन समझिए, अभी फोरियर का कोई लेना देना नहीं है इससे, ना मैं बुलाना चाहता हूँ उसे। अब आगे की स्टोरी, अब मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ जैसे कि मैंने पहले किया था। पहले क्या किया था भाई मैंने, ये देखो समेशन तो लिया था, समेशन के बाद इसको एक्सपेंड करके ही कंपेयर करके काम बन गया था, फोरियर की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर समझिए, क्या मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल एक्सपेंड तो कर सकता हूँ। एक्सपेंड करके क्या आंसर आएगा, b1 साइन 1 पाई एक्स वाई एल प्लस b2 साइन 2 पाई एक्स वाई एल प्लस डॉट डॉट डॉट, सेम वही जो हमने अभी किया था, सेम वही कॉपी पेस्ट। अभी भी ना हो तो बेवकूफ़ी है, ठीक, सब कुछ सही। अब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो कंपेयर करने से b1 की वैल्यू फाइंड नहीं होगी, ना ही b2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी, यानी इनडायरेक्टली bn हमसे नहीं निकलेगा, ना तो डायरेक्ट मेथड से ना समेशन के बाद कंपेयर से। अब फोरियर को बुलाना ही होगा, ठीक है। लेकिन फोरियर की भी कंडीशन होती है, जब वो आता है वहां से चलता है तो वो पहले कह देता है जी फंक्शन मेरे अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, मेरा अकॉर्डिंग फंक्शन हो। तो हमने कहा आइए तो सही, सब कुछ रेडी मिलेगा आपको। जब उसको बुला के लाए, उसको दिखाया तो वो खुश हो गया, उसने कहा अरे वाह ये तो मेरा ही फंक्शन है, यानी bn साइन n पाई बाई l, यही फंक्शन है, यही तो दिखाया था फॉर्मूला स्टार्टिंग में। तो उसने कहा ठीक है अब लग सकता है। चलिए, तो जब इसको अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट bn का आंसर होता है 2 बाई एल इंटीग्रेशन 0 टू एल u नोट साइन n पाई बाई l इंटू dx, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, विच इज द हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ u नोट। तो इसका जो आंसर होता है डायरेक्ट bn वो होता है, इसको याद कर लो, फॉर्मूला है 2 बाई एल इंटीग्रेशन 0 टू एल u नोट होता है इधर वाला पोर्शन। इससे पहले कर चुके हैं ये काम, इसलिए बार बार किया जा रहा है, आप तो बिल्कुल ही रट जाना चाहिए, टिप्स पे हो जाए क्या करना है। ये आ गया आंसर, un की वैल्यू जो हमको चाहिए था वो आ चुका है, लेकिन इसको हम अभी सॉल्व कर सकते हैं। जरा समझिए, अगर मैं इसको 2/l, ये u नोट है, u नोट को बाहर ले लूँ, 0 टू l साइन n पाई एक्स वाई एल dx है, ये पोर्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, साइन थीटा है ये, इसको इंटीग्रेट करेंगे, और 2 बाई एल u नोट बाहर है, तो साइन का करूंगा मैं तो माइनस के कोस n पाई बाई एक्स वाई एल हो जाएगा, और जब इस पोर्शन का करूंगा तो n पाई नीचे और l ऊपर पहुंच जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फेयरली करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं, देखो n पाई नीचे है, ये रहा आंसर में n पाई नीचे है। डायरेक्ट 4 कैसे आ गया, मैं जरा इधर ले लेता हूँ इसको, ये वैल्यू 2 u नोट बाई n पाई, ये रहा 2, ये 4 है, 4 को ब्रेक कर लो, 2 इंटू 2 u नोट n पाई। अब इसको सॉल्व करो जरा, साइन n पाई x अपॉन l की लिमिट साइन का कर दिया है कोस, इसको इंटीग्रेशन कर दिया था हमने, तो ये हो जाता माइनस के कोस n पाई एक्स वाई एल 0 टू l, ठीक है, 0 टू l। तो जैसे मैं l रखूंगा l से l कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के कोस n पाई l अपॉन l माइनस 0 कोस 0 1 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया आंसर। और बाहर जो है, बाहर क्या है, 2 u नोट, ये u नोट है, म्यू लिखा गया है, म्यू नोट u नोट अपॉन n पाई, ठीक है। अब जरा देखो, अब ये l से l कैंसिल हो गया, साइन n पाई आ गया, तो ये आ जाएगा 2 u नोट अपॉन n पाई माइनस बाहर है, ये हो जाएगा माइनस कोस n पाई, कोस n पाई होता है माइनस 1 की पावर n प्लस 1। अब ये डिपेंड करेगा n की वैल्यू क्या है, अगर n की वैल्यू आप लोगों की ओड है और इवन है, दोनों पर डिपेंड करता है। अगर इवन है मीन्स 2 है, सपोज 2 है या 4 है, तो
तो 2 4 6 8 पर ये हो जाएगा -1 की पावर इवन मीन्स प्लस, और प्लस माइनस माइनस, माइनस के प्लस से करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी इवन पर 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। और जैसे मैं ओड लिखूंगा यानी 2 4 6 लिखूंगा यहाँ पर, तो 2 लिखूंगा, सॉरी ओड लिखूंगा, ओड में 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 लिखूंगा तो -1 की पावर ओड माइनस में आती है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो प्लस के 1 हो गया, प्लस के 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ आ जाएगा 4। बस ये सही आंसर है, बिल्कुल ठीक। यानी बी एन की वैल्यू आ गई 0 और 4 म्यू यू नॉट अपॉन एन पाई, ये वैल्यू उठा के अपनी कंप्लीट आंसर में लिख दीजिए, भाई यही आपका फाइनल आंसर। इस टाइप से आप लोगों ने आज के लेक्चर में 2 एग्जाम्पल लिए हीट के। कल लेक्चर्स में मैं हीट पे ही लूंगा और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लूंगा और टफ, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए आप।